खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। कहते हैं किसी भी मूवी के रिलीज होने से पहले उसका प्रीमियर होता है और दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो T20 सीरीज होने वाली है उसका प्रीमियर राहुल द्रविड़ ने किया और प्रीमियर में उन्होंने कई ऐसे बातें कही जिसको देखकर और सुनकर लग रहा है कि इस बार की जो ये मूवी रिलीज होगी, जिसका पहला शो अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है, वो फुल हाउस जाने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम के हर खिलाड़ी का किरदार लगभग तय कर दिया है और साफ सब शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जो 11 खेलेंगे वो अपनी मेरिट के हिसाब से टीम में आएंगे, ना कि जो माहौल सा बनाया जाता है कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों को लेकर उसके दम पर वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। अब इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, हमारे साथ है। सबा भाई, क्योंकि आप भी कई प्रीमियर देख चुके हैं और प्रीमियर देख के पता चल जाता है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, औसत जाएगी या सुपरहिट होने वाली है। अब राहुल द्रविड़ ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नजर आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने हर खिलाड़ी का किरदार लगभग बता दिया कि उनकी फिल्म में कौन गब्बर सिंह है, कौन वीरू और जय के किरदार में होगा, कौन ठाकुर बनेगा और कौन होगा जो अलग अलग किरदारों में नजर आएगा। तो क्या वाकई मैदान पर शोले बरसने वाले हैं? और सबसे बड़ा किरदार जो उन्होंने जिक्र किया, दिनेश कार्तिक मैच फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, यानी कि एक तो चीज उन्होंने साफ कर दी कि दिनेश कार्तिक शुरुआती मैचेस खेलने वाले हैं। देखिए राजीव, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में कई बातें सामने नजर आती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो विश्वास रखते हैं कंटिन्यूटी में, कि अगर किसी खिलाड़ी को उन्होंने मौका दिया है तो फिर उस खिलाड़ी को कुछ और मौका वो देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे। हम लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आईपीएल में इस खिलाड़ी ने इतना अच्छा किया, उसको मौका मिलना चाहिए, वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा काम उनका ये रहता है कि खिलाड़ियों को वो आश्वासन देना कि आपकी जगह इस समय भारतीय टीम में पक्की है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की बात उन्होंने की है प्रेस में आकर, उससे कई सारे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कौन कौन खिलाड़ी टीम में रहेंगे। अगर हम गेंदबाजों की बात करें, विशेष करके अगर हम पेस बॉलर्स की बात करें, तो उन्होंने बहुत ज्यादा साफ कर दिया है कि उनके 11 में हर्षल पटेल होंगे, उनके 11 में भुवनेश्वर कुमार होंगे और उनके 11 में हो सकता है कि आवेश खान भी हो। तो इसका मतलब है कि दो जो नए खिलाड़ी हैं, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, हो सकता है कि पहले मैचेस में मौका ना मिले, क्योंकि पिछली जो श्रृंखला हुई थी वहां पर इन तीनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये रही गेंदबाजों की बात। अगर हम बल्लेबाजी में बात करें तो उन्होंने कहा है कि हार्दिक पांड्या उनका एक फिनिशर के रोल में वो उनको इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि नंबर 6 पर हो सकता है कि हार्दिक पांड्या है या फिर नंबर 5 पर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। दिनेश कार्तिक को लेकर जो उन्होंने बड़ा बयान दिया, उसको कैसे देखते हैं सब भाई कि वो मैच फिनिशर के तौर पे उनको देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर उनको मैच फिनिशर के रूप में देख रहे हैं तो नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या आ सकते हैं और नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऋषभ पंत फिर आपके लिए नंबर 4 पर खेल लेंगे और नंबर 3 पर मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो इस तरह का मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तस्वीर निकल कर आ रही है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हार्दिक पांड्या का किरदार उन्होंने साफ कर दिया। उनको खुशी है कि हार्दिक पांड्या अब गेंदबाजी भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हार्दिक पांड्या एक 6th बॉलर के रूप में भी टीम में खेल सकते हैं। लेकिन द्रविड़ ने और भी कई बातों का जिक्र किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से मैंने सुनी है और तभी मैं कह रहा हूँ कि मेगा शो रिलीज होने से पहले उन्होंने जो प्रीमियर किया है अपनी टीम इंडिया की मूवी के बारे में, उसमें और भी किरदारों पे उन्होंने बातचीत की है और मसलन उमरान मलिक पे तो उन्होंने साफ कह दिया कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उनको अभी। यानी जो एक हवा सा बन रहा था उमरान मलिक की रफ्तार को लेके, उसमें उन्होंने ब्रेक तो इनिशियली लगा ही दिया है सब भाई। हाँ, पर ये एक्सपेक्टेड है राहुल द्रविड़ से। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि उमरान मलिक के कंप्लीट बॉलर है। वो तो यही चाहते हैं कि हर खिलाड़ी कुछ ना कुछ सीखता रहे और ये सबको पता है कि उमरान मलिक को बहुत कुछ सीखना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उमरान मलिक तैयार नहीं है टीम में शामिल होने के लिए या फिर 11 में खेलने के लिए। गति एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से नहीं सीख सकते हैं और अगर गति है तो उसमें आपको कंट्रोल लाने की जरूरत है, जिस पर निरंतर काम करना होगा उमरान मलिक को। तो चलिए, उमरान मलिक पे सभा भाई की भी राय आपने सुन ली। हालांकि हम सब ये चाह रहे थे कि उनको इनिशियली खिलाया जाए, उनको देखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितने तैयार है, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपको पहले सीरीज जीतनी है। अपने खिलाड़ी जो आपके पुराने खिलाड़ी, उनका कॉन्फिडेंस ना खराब हो, आपको इस बात का भी जहन में रखना पड़ेगा और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने ये सब बातें की है। किरदार डिफाइन करने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जय वीरू के किरदार में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि के राहुल और ईशान किशन ही होंगे, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास ऋतुराज भी है
वैसे तो, और वेंकटेश भी ओपन करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है वो ईशान किशन और के राहुल है सब भाई। यानी जो टीम आपने बनाई थी लगभग उसी तरह से राहुल द्रविड़ चल रहे हैं। तो ये जय वीरू का किरदार भी उन्होंने लगभग दे ही दिया है टीम इंडिया में कि कौन ओपन करेगा। हाँ, किरदार तो उन्होंने तैयार कर लिया है राजीव, पर ये बहुत जरूरी है कि वो किरदार से ये भी बात हो कि उनको किस तरह से अपने रोल को इम्प्लीमेंट करना है। कि अगर जो रोल केएल राहुल ने खेला था आईपीएल में, अगर उस तरह का रोल वो खेलने लगे तो फिर परेशानी हो जाएगी भारत के लिए। बहुत जरूरी है कि जो किरदार आपने बनाया है उसमें और ज्यादा इजाफा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस जो है और ज्यादा होना चाहिए, कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में। पर चूंकि केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, उनके अंदर उस प्रकार की प्रतिभा है, तो मुझे उम्मीद है कि एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ईशान किशन के ऊपर बहुत भरोसा है राहुल द्रविड़ को, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 डेज से उनको देखा है। उनको पता है कि अगर उनके कंधे पर आप हाथ रख देंगे तो ईशान किशन भी खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है इस समय। और T20 में हम लोगों ने देखा है कि आपको दो तरह की बल्लेबाजी आपको आनी चाहिए, तो आप सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करें, और दूसरी ये भी है कि आपको हमेशा प्रयास करना होगा कि आप स्ट्राइक रेट ऊंचा रखकर बल्लेबाजी करें। तो वही कल मैं शो कर रहा था शाम को, तो उसमें लाइव क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था जिसमें के राहुल के स्ट्राइक रेट को लेके और उनके कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा सवाल है। उसमें ये कहा गया कि ज्यादातर वो जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो वो अपने लिए बल्लेबाजी करते हैं। स्टैट्स यही कहते हैं कि वो उनका स्ट्राइक रेट अचानक गिर जाता है। कैसे आप देखते हैं? और एज अ कैप्टन भी वो 5 मैच उन्होंने T20 में कप्तानी की, 5 मैच हारे हुए हैं। ओडीआई में उन्होंने कप्तानी की दक्षिण अफ्रीका में, वो भी हार गए। क्या ये सब बर्डन कहीं उनके बैटिंग पे तो असर नहीं डाल देगा? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल की कप्तानी में राजीव। अभी तक मुझे ऐसा देखने को लगता है कि बहुत ही वो रिलक्टेड कैप्टन है कि उनको बना दिया गया है तो ठीक है, मैं कप्तानी कर रहा हूँ। मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ कि इस तरह की कप्तान से आप में कोच की तरह लेते हैं कप्तानी को, वो उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहता है। इसीलिए मैंने कहा राजीव, अब समय आ गया है कि उनको और ज्यादा ईगर होकर, ज्यादा एनर्जी के साथ कप्तानी करनी होगी। और उसके लिए ना ही आपको अपने बल्लेबाजी में परिवर्तन करना होगा, पर जिस तरह से आप खिलाड़ियों को हैंडल कर रहे हैं उसमें भी वो परिवर्तन आना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मैं कप्तान हूं क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं कप्तान बनना, और इस 11 में मुझे चुना गया है क्योंकि मेरे अंदर वो लीडरशिप स्किल्स हैं। और वो तभी मैदान में नजर आएगा जब आपको खुद अंदर से लगने लगेगा कि आप उस तरह के खिलाड़ी हैं, आप उस तरह के कप्तान हैं। तो मुझे लगता है कि और शानदार तरीके से अगर कप्तानी को एम्ब्रेस करेंगे तब वो परिवर्तन देखने को मिलेगा मैदान पे। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है केएल राहुल को अपने आप को ये साबित करने के लिए कि ना ही केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं, पर वो एक शानदार कप्तान भी है। बिल्कुल। और सभा भाई, जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या की तारीफ की, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज्यादा तारीफ की, उससे तो यही लग रहा है कि राहुल द्रविड़ एक स्टेप आगे देख रहे हैं। अगर इस सीरीज में कुछ बहुत अच्छा नहीं करते कि राहुल और ऋषभ पंत जो वाइस कैप्टन है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका नाम प्रपोज कर दे राहुल द्रविड़। जिस तरह से अगर प्रेस में आकर इतनी तारीफ वो कर रहे हैं, तो नेचुरली कि कुछ ना कुछ राहुल द्रविड़ ने एज अ कोच देखा है हार्दिक पांड्या की लीडरशिप क्वालिटी में। हाँ, मुझे लगता है इस श्रृंखला में बहुत क्लोजली वॉच करेंगे राहुल द्रविड़, क्योंकि ये भी उनके पास पहला मौका होगा हार्दिक पांड्या को क्लोजली देखने का कि उनमें वो लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं। पर इस समय ज्यादा उम्मीदें राहुल द्रविड़ को होगी ऑलराउंड एबिलिटीज के ऊपर हार्दिक पांड्या के, कि उनको किस तरह से कौन सी जगह पर उनको खिलाया जाए ताकि उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लिया जाए, जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने किया है हार्दिक पांड्या के साथ। तो इस समय प्रयास यही होगा राहुल द्रविड़ का। पर हाँ, आने वाले समय में अगर ये सफलता यहाँ पर इस श्रृंखला में केएल राहुल को नहीं मिलती है तो एक विकल्प जरूर साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या को। तो इस प्रकार की चर्चा भी हो सकती है, अभी तो नहीं। अब ये श्रृंखला खत्म हो जाए उसके बाद आने वाले समय में ये डिस्कशन जरूर हो सकता है राहुल द्रविड़ के चयनकर्ताओं के साथ। सभा भाई, एक दक्षिण अफ्रीका टीम पे बात करें, क्योंकि कल मैच अब शुरू हो जाएगा। उसपे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों को लेकर कही। उनका कहना था कि सभी सीनियर खिलाड़ियों को जो रेस्ट दिया गया उस पर भी राहुल द्रविड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने एक तरह से बचाव सा किया है रोहित शर्मा समेत विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों का। उनसे जब पूछा गया कि सीनियर खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, तो उनका कहना था कि अभी बहुत मैचेस हैं और आगे भी उनको हम टेस्ट कर पाएंगे। कैसे आप देखते हैं, ये बचाव था या एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत राहुल द्रविड़ काम कर रहे हैं? देखिए, राहुल को भी वही बातें करनी होगी जिस तरह की डिस्कशन चयनकर्ताओं के साथ हुई होगी। अब सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और ये उचित भी है। आप प्रेस में जाकर अलग प्रकार की बात नहीं कर सकते, और एक कोच होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है या चयनकर्ताओं ने लिया है उसको आप सही ठहराएं।
और उनकी तरफ से कोशिश यही होगी कि जो टीम उनको मिली है उस पर वो काम करें, उसी के साथ वो मैचेस जीतें, उसी के साथ वो तैयारी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए मैचेस तो हैं आने वाले समय में, इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। पर हम लोग के कहने का तात्पर्य यही था कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने अगर आप अपनी सबसे अच्छी टीम को खिलाएंगे तो फिर ये एक शानदार टेस्ट रहेगा आपके सभी खिलाड़ियों के लिए। और इनमें से मुझे लगता है कि 95% खिलाड़ी ऐसे हैं जो आने वाले समय में विश्व कप के लिए भी चुने जाएंगे। तो एक तैयारी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मौका था हम भारतीय टीम के लिए। समा भाई, थोड़ी बात दक्षिण अफ्रीका की भी करें। कल नेट्स पे वीडियो सेशंस काफी देखे गए वहां पे अरुण जेटली स्टेडियम में, और ज्यादातर साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी वीडियो एनालिसिस कर रहे थे ज्यादातर भारतीय टीम का। यानी कि अभी टीम इंडिया की मूवी रिलीज नहीं हुई है, प्रीमियम द्रविड़ ने कर दिया प्रीमियर, और अब जो ट्रेलर है वो दक्षिण अफ्रीका देख रही है। क्या ट्रेलर से अंदाजा लग जाएगा कि टीम इंडिया कैसी खेलने वाली है? नहीं तो मुझे लग रहा है कि अभी मूवी रिलीज हुई नहीं है और क्रिटिक्स तैयार हो गए हैं मूवी को रेट करना। लेकिन सौ भाई कितना फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप आईपीएल में भी साथ खेले हैं, और अब जो वीडियो एनालिसिस होते हैं, क्योंकि टीम में ज्यादातर जो ओपोनेंट मतलब दक्षिण अफ्रीका के सामने हमारे खिलाड़ी है, उनमें काफी खिलाड़ी तो नए भी हैं। उनमें से कितना फायदा मिलने वाला है वीडियो एनालिसिस का दक्षिण अफ्रीका को? देखिए फायदा तो जरूर मिलता है राजीव। अब जो हमारे जो डेटा एनालिस्ट हैं, जो वीडियो एनालिस्ट हैं, वो इतनी बारीकी से गेम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और सारा का सारा डेटा आपके पास सामने आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिन मुझे गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं अगर स्वीप शॉट खेलता हूं तो आपकी कोशिश यही होगी कि मैं स्वीप वाली बॉल ना दे, ठीक है, ये तो आपको पता है। पर उस दिन जिस तरह का विकेट है वहां पर आपको उस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग भी तो करनी होगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि आपको मालूम है कि आपके पास स्टैट्स हैं, आपके सामने आपके पास डेटा है, पर उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा प्लान्स को, और वो प्लान का एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑन अ गिवन डे। तो मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ होमवर्क आपने कर लिया, आपको मालूम है कि मुझे केएल राहुल को कहाँ पर बॉलिंग करनी है, हार्दिक पांडे को कहाँ पर बॉलिंग करनी है। पर एक गेंदबाज होने के नाते ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसी जगह पर आप बॉल डालें। वो कई बार हो नहीं पाता है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, प्रेशर की वजह से, सिचुएशन के हिसाब से, विकेट के हिसाब से, और जो सामने वाला जो बल्लेबाज है उसकी हो सकता है अलग प्रकार की तैयारी हो चुकी हो, उसको भी तो पता है कि आप कहाँ बॉलिंग करने वाले हैं, तो उसने अलग प्रकार की तैयारी कर ली हो। तो यही तो एक तरह का चैलेंज रहता है। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि आईपीएल में खेलने का फायदा जरूर होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को नजदीक से जानने का उनको फायदा मिलेगा, जो खिलाड़ियों के साथ उन्होंने समय गुजारा है। उदाहरण के तौर पर डेविड मिलर को मालूम है कि हार्दिक पांड्या की सोच किस प्रकार की है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा उनके लिए। सभा भाई, क्योंकि अगर प्लेस फॉर वॉच आउट हम करें, यानी तीन तीन खिलाड़ी दोनों टीमों से निकालने हो, तो आपकी नजर में कौन से हैं ये वॉच आउट प्लेस? मुझे लगता है कि भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या जी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड एबिलिटीज वो एक एक्स फैक्टर वाला जो एडवांटेज होता है वो प्रोवाइड करेगी भारतीय टीम को। मैं एक्साइटेड हूँ यूजी चहल को देखने के लिए। यूजी चहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग दक्षिण अफ्रीका टीम के सामने किस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं, विकेट टेकिंग वो एबिलिटी लाते हैं कि नहीं। और तीसरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल से बहुत कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी ने अभी भी अपने आप को रोक के रखा है। उनके पास इतना ज्यादा टैलेंट है, वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर पता नहीं किन कारण से अपने आप को रोक के रखते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन तीनों खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर, राजीव बहुत बड़ा नाम है, डेविड मिलर का शानदार प्रदर्शन किया है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही फॉर्म दिखाएं वो। और उसके साथ साथ तवरेज शामसी मिस्ट्री स्पिनर है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं हमारे भारतीय बल्लेबाजों के सामने। और गेंदबाजी में रबाडा, आई थिंक मैं बहुत कीन हूँ रबाडा को देखने के लिए। मुझे लगता है ये तीन प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे इस श्रृंखला में। और सभा भाई, खासतौर से रबाडा को ये पता है कि दिल्ली टीम से वो खेलेंगे, कोटला का जो साइज है, यानी अरुण जेटली स्टेडियम का साइज है, उसके हिसाब से आपको कहाँ पे गेंदबाजी करनी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। आपको लग रहा है कि रबाडा ने काफी क्रिकेट खेली हुई है कोटला पे, और इसीलिए ज्यादातर कल और भी कुछ लोगों से बात हुई, रबाडा का हर कोई जिक्र कर रहा था। कैसे आप देखते हैं ये कोटला की साइज किस टीम को ज्यादा एडवांटेज दे रही है? देखिए ये साइज चूंकि कोटला का उतना बड़ा नहीं है, तो फिर आप बिग हिटर्स हो या ना हो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं बाउंड्री रोप्स को, राजीव। पर यहाँ पर इसीलिए लगता है कि गेंदबाजों को बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी होगी, कौन से लेंथ पे बॉल डालना है जहां पर डिफिकल्ट हो जाए बल्लेबाजों को,
के सामने शॉट्स लगाना। और रबाडा के पास वो अनुभव है, वो उनका सक्सेसफुल सीजन रहा है डीसी के लिए। जब भी वो कोटला में मैच खेलने आए वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि दोनों टीमों की कोशिश यही होगी कि वो अटैक करें और विकेट लेने का प्रयास करें, कि जिस तरह का कोटला का मैदान है, जिस तरह के विकेट मिलती है कोटला में, वहां पर रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रन रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप विकेट्स लें। तो आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ये T20 मुकाबला खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मुकाबला जो है कोटला में हो रहा है। आपको एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही अंदर मैदान में जाना होगा। और एक बॉलर होने के नाते आपको कोशिश यही करनी होगी कि अगर मैं अर्ली विकेट्स ले लूं, अगर मेरे अर्ली इनरोड्स में मैं कर दूं टीम में, तो फिर आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑपोजिशन को। लेकिन सबा भाई, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला, किस टीम के साथ ज्यादा एडवांटेज आप देख रहे हैं? पावर हिटर्स को देखते हुए आप एडवांटेज बताएंगे, रीजन भी आपको बताना पड़ेगा किस टीम के साथ एडवांटेज है सीरीज के पहले मुकाबले में। मुझे लगता है जिस तरह की पावर हिटिंग हमारे बल्लेबाजों ने की है राजीव, में ज्यादा मुझे विश्वास अपने बल्लेबाजों पे है। हमारे पास दो एक्सक्लूसिव पावर हिटर्स हैं, हार्दिक पांड्या है, उसके साथ दिनेश कार्तिक हैं, शानदार फिनिशर्स हैं, उसके ऊपर से ऋषभ पंत है। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की टीम को देखूं तो मुझे सिर्फ एक डेविड मिलर एक ऐसा नाम नजर आ रहा है जो कि शानदार पावर हिटर है। एडियन मार्करम बल्लेबाज अच्छे हैं, पर क्या वो पावर हिटर है? मुझे लगता नहीं है कि वो पावर हिटर है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई मुझे नजर आती है। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग मजबूत है, और उनकी बल्लेबाजी मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, पर थोड़ी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि एवरेज है। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से टीम इंडिया का प्रीमियर शो लॉन्च किया अरुण जेटली स्टेडियम में, और उसके बाद सबा भाई ने जिस तरह से इस प्रीमियर के बाद उस मूवी का पूरा एनालिसिस किया, उससे एक बात तो साफ है कि अरुण जेटली स्टेडियम की साइज को देख लें और भारतीय टीम की बल्लेबाजी को, डेप्थ को देख लें, तो भारतीय टीम को शुरुआती एडवांटेज लग रहा है। हालांकि सबा भाई ने इस बात को भी साफ किया कि दक्षिण अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है और आप उसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, और यही बात राहुल द्रविड़ ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अब पहला जो शो है वो किस तरह से भारतीय टीम के पक्ष में जाता है या दक्षिण अफ्रीका इस शो को लूटने में कामयाब रहती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंत में क्रिकेट के मैदान पे कौन सी मूवी हिट होती है और कौन सी फ्लॉप, ये सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि 22 गज की पट्टी पर आप किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।